आज का अपना टॉपिक है एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। एटम एंड जो मॉलिक्यूलर जो होते हैं, मॉलिक्यूल जो होते हैं उनके जो मासेस होते हैं, तो उसका जो अपना टॉपिक है वही एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। तो इनका जो कुछ कैलकुलेटिव वैल्यूज हैं वो भी हम इसमें स्टडी करेंगे। तो इसमें देखो कि आफ्टर हैविंग सम आइडिया अबाउट द टर्म एटम्स, जब हमको पता चला, कुछ विचार आए एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में, तो इट इज अप्रोप्रिएट हेयर टू अंडरस्टैंड। तो फिर हमको ये भी जानना जरूरी हो गया क्या, अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन। तो हमारा क्या मतलब होगा एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस से। भाई जब हम एटम और मॉलिक्यूलर्स की जो हमको पता चला इन टर्म्स का, तो हमको क्या जानना चाहिए, अप्रोप्रिएट। तो फिर हमको ये भी जानना चाहिए कि एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मासेस क्या होते हैं। तो हम बात करें एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस की, तो यहाँ देखो कि जो एटॉमिक मास है, सबसे पहले हम उसको स्टडी करेंगे। तो एटॉमिक मास और द मास ऑफ एन एटम इज एक्चुअली वेरी स्मॉल। मीन जो एटॉमिक मास होता है और किसी एटम का जो मास बात रहे हैं, तो एक्चुअल में क्या होता है, वो बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है। बिकॉज आर एक्सपेरिमेंटली स्मॉल, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली भी क्या है, बहुत छोटा है। एंड टुडे वी हैव सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स, जो कई हमारी जो आधुनिक तकनीक है उसके द्वारा, जैसे हम बात करें जो हमने ज्ञात किया है, तो वो क्या है, बहुत एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत ज़्यादा छोटा वेट निकला है। बहुत पॉइंटों में, भाई पॉइंट से लेकर जैसे 0.00003, 0.00004, इस तरीके से क्या निकलता है, इसका जो मास निकलता है। अब बात करें कि मास स्पेक्ट्रोमेट्री for determining the atomic masses fairly accurately। और जो भाई एक्यूरेट जो उनका मेट निकाला है वो स्पेक्ट्रोमेट्री, स्पेक्ट्रोमेट्री जो मेथड है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमिति के द्वारा इनके जो एटॉमिक वेट्स हैं वो निकाले गए हैं। बट इन द 19th सेंचुरी, जब 19वीं शताब्दी में, बट इन द 19th सेंचुरी साइंटिस्ट कुड डिटरमाइन द मास determine the mass of one atom relative to the other experimental means। अब एक एटम का क्या निकालते थे वो, एक एटम्स का जो भाई मास डिटरमाइन करके उस एटम के, तो उसी जो एक एटम का मास जो उन्होंने डिटरमाइन किया है उसी से ही अदर्स को रिलेटिव, अलग से उससे रिलेशन निकालते थे अलग एटम से। कैसे निकालते थे ये देखो कि साइंटिस्ट कुड determine the mass of one atom relative to another by experimental means, as has been mentioned earlier। जैसे पहले मेंशन किया है भाई earlier, being the lightest atom arbitrarily assigned a mass of one and the other elements were assigned mass related to it। मीन्स अब इसको समझने की कोशिश करो कि साइंटिस्ट कुड नॉट डिटरमाइन द मास ऑफ वन एटम रिलेटिव टू द अनदर बाय द एक्सपेरिमेंटल मीन्स। तो मतलब एक एटम से वो अदर जो एलिमेंट्स थे उनका क्या थे, एक्सपेरिमेंटल मास नहीं निकाल पाते थे। तो एज हैज़ बीन मेंशन अर्लियर, तो ये उन्होंने क्या किया था, पहले मेंशन किया था कि हाइड्रोजन बीइंग द लाइटेस्ट एटम, हाइड्रोजन क्या है, सबसे हल्का परमाणु है। वाज आर्टिफिशियली असाइन ए मास ऑफ वन, जो उसका मास उन्होंने सबसे, भाई सबसे कम क्या मान लिया, भाई इसका हाइड्रोजन का मास कितना है, एक है। विदाउट यूनिट के, भाई इसका मास ना कोई ग्राम में ना कुछ ऐसे ना, भाई विदाउट एनी यूनिट्स के, बिना ग्राम के ना किलोग्राम के, इसको सीधे क्या मान लिया, भाई इसका मास हाइड्रोजन का क्या है, एक है। और एलिमेंट वर असाइन द मासेस रिलेटिव टू इट, और जो अदर एलिमेंट्स थे उसी को इसी के अनुसार क्या किया, काउंट करके जाने लगा। जैसे वन, वन हाइड्रोजन वन, वन हाइड्रोजन टू, तो इस तरीके से उनके वेट को काउंट करने लगा। तो हाउएवर द प्रेजेंट जो एटॉमिक सिस्टम, एटॉमिक मास जो सिस्टम है बेस्ड ऑन, अब पहले तो हाइड्रोजन को बेस माना था, लेकिन अब किसको बेस मानते हैं, अब कार्बन 12 को बेसिस मानते हैं। कार्बन 12 को कैसे बेसिस मानते हैं कि हाउएवर
द प्रेजेंट एटॉमिक masses is based on carbon 12 as the standard and has been agreed upon in 1961। अब प्रेजेंट टाइम में कार्बन 12 एक स्टैंडर्ड वैल्यू मानी और उसको जो एग्री कब किया 1961 में। और हेयर कार्बन जो 12 है, कार्बन 12 इज वन ऑफ द आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। ये क्या है, जो कार्बन 12 जहाँ पे भाई जिसके अकॉर्डिंग मास निकालने लगे, वो आइसोटॉप ऑफ कार्बन, एक कार्बन का क्या है, आइसोटॉप है। एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, और उसको हम कैसे रिप्रेजेंटेड करते हैं, कार्बन 12 से। अब बात करें कि इन दिस सिस्टम कार्बन 12 is assigned a mass of exactly 12 atomic mass AMU, 12 एटॉमिक मास यूनिट। जो कार्बन 12 है ये 12 एटॉमिक मास यूनिट क्या करता है, कंडक्ट करता है। और बात करें कि द मासेस ऑफ द ऑल अदर एटम आर गिवन रिलेटिव टू दिस स्टैंडर्ड, तो और जो अदर्स जो एटम्स का मेटल है वो भी स्टैंडर्ड मेटल से क्या रहता है, रिलेटिव रहता है। एंड वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड, जो एक एटॉमिक मास यूनिट्स को अपन कैसे डिफाइन करते हैं कि वन एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज ए मास एग्जैक्टली इक्वल, मतलब एक एटॉमिक मास में जो मास होता है वो एग्जैक्टली किसके इक्वल होता है, टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन 12। 1/12 मतलब 1/12, कार्बन 12 का 1/12 भाग, जो कार्बन 12 है ना उसके वेट का जो 1/12 भाग है वो एक एमयू यूनिट से हम उसको डिफाइन करते हैं। और कार्बन 12 का भाई जो एक एमयू की यूनिट अपन ने कितनी निकाली इस तरीके से, तो कार्बन 12 का जो 12वां भाग, तो एक एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है, जिसका वेट निकला 1.6605 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻14 ग्राम। अब बात करते हैं कि मास ऑफ द एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एटम का मास कितना निकला, तो भाई मास ऑफ द हाइड्रोजन का कितना होता है 1.636 10⁻⁻14 ग्राम, जो क्या था इसके लगभग लगभग जैसे बात करें थोड़ा थोड़ा इक्वल था। अब बात करें थस इस टर्म ऑफ एएमयू, अब एएमयू के टर्म की बात करते हैं। टर्म्स ऑफ एएमयू द मास, तो इस एएमयू का मास, जैसे भाई हाइड्रोजन एटम का मास निकाला हमने इसकी कंपैरिजन करके कि भाई कितने एटॉमिक मास यूनिट है, तो हाइड्रोजन का मास कितना निकलेगा कि भाई ऑफ हाइड्रोजन एटम तो 163, तो हाइड्रोजन का हमने कहाँ रखा, भाई हाइड्रोजन का हमने वेट ऊपर रखा, ऊपर तो रखा हमने हाइड्रोजन का वेट। भाई एटॉमिक मास डाला है ना हाइड्रोजन का, तो अपन को फिक्स है ना उसका हाइड्रोजन का वेट ऊपर रखना पड़ेगा। और भाई कार्बन का जो एटॉमिक मास यूनिट है कार्बन वाली, वो कहाँ रखनी पड़ेगी, कार्बन 12 के जो 12 का मान है, 12वें भाग का मान कितना था, तो कार्बन 12 के 12वें भाग का मान है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या ज्ञात करना है, इन दो को अपोजिट में रख के अपन एक एटॉमिक मास यूनिट क्या कर सकते हैं यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे ये अपना वैल्यू निकली है, तो इस तरीके से एक एटॉमिक मास यूनिट निकालना ये हमको आना चाहिए, एटॉमिक मास यूनिट। अब यहाँ देखो इसी तरीके से ऑक्सीजन निकालेंगे, तो ऑक्सीजन यहाँ देखो कि सिमिलरली द मास ऑफ द ऑक्सीजन 16 और 16 एटम वुड बी द, अब ऐसे ही जैसे हाइड्रोजन का निकाला है तो इसका एटॉमिक मास यूनिट कितना निकलेगा, ऑक्सीजन का निकलेगा भाई 15.995 एएमयू। तो जो एएमयू है तो ये किसके इक्वल होगा भाई, ये तो लगभग लगभग जैसे 16 के इक्वल है, लगभग लगभग जैसे 16 है ना इसके इक्वल है, तो इसलिए इसका जो एटॉमिक मास की बात करें तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान में रखनी होती है। एट द प्रेजेंट एएमयू हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय द यू विच इज़ नोन एज द यूनिफाइड मासेस, और आज प्रेजेंट के टाइम में यू को किससे, जो एटॉमिक मास यूनिट है इसको यू से डिफाइन करते हैं, जिसे यूनिफाइड मास भी कहते हैं, जिसे यूनिफाइड मास भी कहते हैं। व्हेन वी यूज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स, जब एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स जब हम यूज लेते हैं कैलकुलेशन में, तो वी एक्चुअली यूज एवरेज एटॉमिक मास, तो हम एक्चुअल में क्या एवरेज एटॉमिक मास को यूज लेते हैं ऑफ द एलिमेंट विच आर एक्सप्लेन बिलो, जो कि हमको नीचे दिए गए हैं, जो कि हमारी बुक में हमको दिए गए हैं, जो हम नेक्स्ट बार उसमें बात करेंगे कि एटॉमिक मास यूनिट क्या क्या होते हैं, तो उनकी हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो आज का तो हमारा टॉपिक यही था कि भाई ये जो एटॉमिक मास यूनिट है इसको कैसे निकालते हैं किसी एलिमेंट्स के लिए,
अलग-अलग तरीके से एटॉमिक मास यूनिट निकालना, उसको डिफाइन करना। तो ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं कि एटॉमिक मास यूनिट कैसे निकालें, किस बेस पे निकाला गया है, तो ये सब हमको आना चाहिए।